दोस्तों डीटीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम उल्लासनगर के मुद्दों पर विभिन्न लोगों को बुलाते और उनसे जानकारी लेते रहते हैं। तो आज हमने अपने न्यूज़ रूम में एक बहुत ही बड़े पावर हाउस को इनवाइट किया है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल और बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव महिलाओं की एक जो परेड अगर लगाई जाए तो इनका बहुत अव्वल नंबर आएगा। सरिता खानचंदानी जी, आपका डीटीआई न्यूज़ में स्वागत है। तो प्रश्नों की झड़ी आज लगने वाली है, तो उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह तैयार रहेंगी। सरिता खानचंदानी जी, एक अच्छी वक्ता, एक इन्वायरमेंटलिस्ट, मीडिया पर्सनैलिटी, एजुकेशनिस्ट, स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट, मुद्दों पर अपनी बहुत ज़्यादा प्रखर तरीके से आवाज़ रखने वाली, बिना सनद के पूरी वकील और एक उभरती नेता। कौन सी पदवी में दूं आपको? आप खुद ही क्लियर कर दीजिए मैडम। आप आज सर्वप्रथम चंदन भाई, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम भारतीय महिला होने पर मुझे गर्व है। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमते देवता। ये स्पष्ट बात है कि जिस समाज में, जिस सोसाइटी में महिलाओं का सम्मान होता है वही सोसाइटी प्रोग्रेसिव होती है। तो चंदन भाई, मैं जिस शहर में जन्म लिए, उल्लासनगर ही मेरी जन्मभूमि, उल्लासनगर ही मेरी कर्मभूमि, तो एक महिला होने के नाते ये सारे गुण कहीं ना कहीं मुझ में हैं। थैंक यू सो मच। आपने एक ऐसा बुके बना कर दिया। नेता मैं बनना नहीं चाहती, क्योंकि अगर आप पदवी देखेंगे तो प्रधानमंत्री तक प्रधान सेवक हैं, तो लोवेस्ट नगर सेवक है या सेविका। अभी तक फिलहाल मेरा मूड मालकिन का है। मैं सेविका बनना नहीं चाहती। अगर मैं आज, मेरा रोल एक सिटीजन का है, तो मैं अपने उस दायित्व को पूरा करने में सक्षम हूँ। ईश्वर ने मुझे वो सक्षम बनाया है। ये तो मतलब मैं आज से आपको बगैर झंडे की नेता तो बोल ही सकता हूँ। इट्स अप टू यू। लेकिन मुझे ये लगता है कि हर नागरिक को अपना अधिकार पाने की जो जद्दोजहद करनी है वो करनी ही है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सरिता जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपने शुरुआत पर्यावरण को बचाने से की। पर्यावरण से आपका हमेशा से गहरा ताल्लुकात रहा है। अब हमारे शहर में ट्री कटिंग पिछले 2 या 3 साल से बहुत ज़्यादा बहुतायत में होती है, जो कि अवैध है और एक दंडनीय अपराध है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका को अब अवैध पेड़ कटिंग के मामले में कोई कवायद शुरू करनी चाहिए और पेड़ों की सेंसस भी करनी चाहिए? नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम टेम्परेचर की स्क्रीन को सिर्फ मॉनिटर करते रहेंगे, वहाँ पे बढ़ते तापमान को सहते रहेंगे। इस पर आपके क्या विचार है सरिता जी? नहीं, ये सच में आपने बहुत ही मेरे दुखती नस पर हाथ रखा हुआ है। इसमें मैं आज आपके इस मंच से एक फेलियर भी डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह एक नागरिक को घेर कर हराया जाता है। शुरुआत अगर आप कहेंगे तो पर्यावरण की शुरुआत मेरी स्कूली दिनों से, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट कैसे माना जाता है? अच्छे परसेंटेज से। अच्छा परसेंटेज आया तो उन दिनों आपको पता है हम साइंस लेते थे, साइंस लिया, साइंस में ज़्यादा रुचि बायोलॉजी में आया, बायोलॉजी में टॉप किया, बायोलॉजी लेकर फिर बीएससी किया, बीएड किया, बायोलॉजी टीचर बन गई और इस तरह एमएससी तक पहुंची। और किन्हीं कारणों से एमएससी आधे में छूट गई। बट एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते, एक जीव शास्त्री होने के नाते, जो मैंने पढ़ा वो मैंने सिर्फ पढ़ने तक नहीं रोका, उसको प्रैक्टिकल करना है। अब 2016 की ये लड़ाई है, ये बहुत ही आधिकारिक लड़ाई है, प्रशासनिक लड़ाई है, क्योंकि इतने पेड़ कट रहे थे और एक नागरिक के पास किस तरह से वो वॉइस उठाए। देखिए, अब हम बोलने नहीं जा सकते, हम अकेले हैं, हम पुलिस नहीं सुनती है, हमने सब कुछ किया और जब हार मान के माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में 2016 में हमने जनहित याचिका दायर की। चंदन जी, एक आम नागरिक के लिए, एक महिला के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट तक जाना, यानी कि हर दिवाली उसको जो गहने मिलने वो कट हो जाते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क। उसकी हर चीज में कटौती होती है और घर छोड़कर मुझे हाई कोर्ट में खड़ा रहना पड़ता है।
2016 से लड़ाई आपने एक कभी मुद्दा लिया सेंसस, मैं आपको इस मंच से आप जरूर ऑर्डर शेयर करिएगा। 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उल्लासनगर महानगर पालिका को आदेश दिया है कि उन्हें सेंसस करना है। ये आज 2023 में ये लोगों ने नहीं किया, पर उस ऑर्डर की अब तक अमल बजावनी नहीं हुई है। कोई अमल बजावनी नहीं हुई। आज मैं आपको दुख के साथ ये कह रही हूँ कि अभी जून में फिर से हियरिंग है। हमने कंटेम्प्ट फाइल किया है। जितने पेड़ ये काट सकते हैं उतने पेड़ ये काटे जा रहे हैं। और अभी जो आपने टेम्परेचर की बात की कि इस वर्ष 2023 का 42 डिग्री का सेल्सियस का, आप ये समझिए कि आप और मैं ये एसी सॉल्यूशन नहीं है। जो कार्बन एमिशन है, हम अपने आने वाले जनरेशन्स को क्या दे रहे हैं, इसके जिम्मेदार हमारे नगर सेवक हैं, इसके जिम्मेदार हमारे नेता हैं, इसके जिम्मेदार हमारे बिल्डर्स हैं, इसके जिम्मेदार पुलिस है। क्योंकि अंडर ट्री एक्ट में अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस को इमीडिएट एक्शन लेना है। आप करके दिखाइए, पुलिस आपको एक लाइन बोलेगी हे हमसे काम नहीं है, न वार्ड ऑफिसर न कमिश्नर। और आज की तारीख में मैं आपके मंच से, महानगर पालिका ने एक स्पेशल याचिका दर्ज की है, हमारे में इंटरवेंशन किया हुआ है। इन्होंने एक एक्सपर्ट, मीरा भाईंदर रोड से एक एक्सपर्ट बुला रहे, अभी तक उसको मान्यता नहीं मिली है। वो एक्सपर्ट आएंगे, वो एक्सपर्ट देखेंगे कौन से झाड़ देखने, टेरने, काटने, वो अभी तक आ ही रहे और यहाँ हजारों पेड़ कट चुके हैं। सविता जी, इससे जुड़ा मेरा एक प्रश्न है। यू बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, मुझे एक चीज़ का उत्तर दीजिए कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि हम बड़े पेड़ काट देंगे और छोटे श्रब्स लगाएंगे, क्या ये ऑप्शन है क्या? ये बिल्कुल नहीं है। आप मुझे बताइए, जो कार्बन एमिशन परसेंटेज एक वो पेड़ में जो 30 साल पुराना है, जो 40 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, और एक छोटा सा पौधा, आप खुद समझिए ना कि आज आप जो वजन उठा पाएंगे, क्या 5 साल का बच्चा वो वजन उठा पाएगा? मतलब ये सब मिथ्या है। मतलब कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं, ये कोरा कोरा छलवा है। अरे आपको तो एक बताऊं, अभी तो महानगर पालिका ने बोला है कि एयर क्वालिटी इंडिया में नंबर 2 है। आई वॉन्ट टू चैलेंज दिस। एयर क्वालिटी देखिए, आज मेरी लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, किसी से पर्सनल तो कोई पंगा नहीं है। ये पेड़ नहीं होंगे तो हम जिएंगे कैसे? यानी कि एनालिसिस ही गलत है। मेरे पास नीरी की रिपोर्ट है, मेरे पास एमपीसीबी की रिपोर्ट है। देखिए चंदन जी, आपको भी ये पता है, मैं एक एक शब्द जब बोलती हूँ, स्टडी से बोलती हूँ, स्टैटिस्टिक्स से बोलती हूँ, कोर्ट ऑर्डर से बोलती हूँ, या कहीं ना कहीं रिसर्च विद एविडेंस बोलती हूँ। नीरी की रिपोर्ट है कि उल्लासनगर सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित है। आपको मैं बताऊं, ट्रीज, ये पेड़ जो है ना, ये नॉइज बैरियर्स हैं। ये पेड़ होंगे तो अधिक ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंचेगी। पेड़ जो है वो नेचुरल प्यूरिफायर्स है। आपको एयर प्यूरिफायर, कमिश्नर साहब मुझे कह रहे हैं, आपको पता है सरिता जी, हम ऑक्सीजन पार्लर बनाएंगे। भैया क्यों बनाएंगे ऑक्सीजन पार्लर, जब मेरा नेचुरल फ्री का ऑक्सीजन पार्लर खुला हुआ है? आप 50 साल के पेड़ काट देते हैं और उसके लिए ऑक्सीजन, क्योंकि आपको फंड्स मिल रहे हैं अंडर माझी वसुंधरा, अंडर नेशनल एनकैप, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, करोड़ों के फंड्स महानगर पालिका को हैं और सारे के सारे बोगस काम चल रहे हैं। 100 रुपए के काम के 1000 रुपए लग रहे हैं, 1000 रुपए के काम को लाखे रुपए, और एयर क्वालिटी वैसी की वैसी ही है, जिसका क्लैरिटी 42 डिग्री इस साल ईश्वर ने दे दिया कि नेचर से आप नहीं लड़ सकते। इन सारी चीजों की कौन स्क्रूटिनी करेगा? यही बात है, कौन स्क्रूटिनी हम सबको करना होगा, क्योंकि ये पैसे हमारे हैं। देखिए, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्री से आ रहे हो, स्टेट मिनिस्ट्री से आ रहे हो, कोई कमिश्नर ने पैसे नहीं लाए, कोई नेता ने पैसे नहीं लाए, आके बड़े बड़े बोर्ड लगा देते फलाना 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 फंड। अरे भैया, ये हमारा है। सत्या जी, एक अभी आपकी इन सारी स्ट्रॉन्ग बातों से एक चीज निकल के आ रही है। आपको पता है, गोल मैदान में एमएलए जी द्वारा अभी बहुत एक बड़ा ग्रीन कवर खत्म करके, बच्चों के ग्राउंड को खत्म करके, जो वोटर कैटेगरी में कहूँगा, वोटर कैटेगरी के लिए योगा केंद्र चालू कर दिया गया। आपको पता है कि वहाँ पे कितना बड़ा सीमेंट जोन बना दिया गया, बहुत सारे ट्रीज को खत्म करके। तो क्या एमएलए और वहाँ के कॉर्पोरेटर्स का गोल मैदान को बचाने के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं है क्या? बिल्कुल है चंदन जी, इस मुद्दे पे तो आप बहुत सालों से लड़ रहे हैं, मुझे पता है। देखिए, मैदान खत्म हो चुके हैं। जो मैं वही कह रही हूँ, जो नेचुरल एसी है ना, जो नेचुरल प्यूरिफायर्स है, वो पूरी तरह से डैमेज, डिस्ट्रॉयड अंडर एमआरटीपी एक्ट। मैं आपको बताऊं, अंडर एमआरटीपी एक्ट कोई भी प्लेग्राउंड में कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं हो सकता। कहीं भी कोई बात है, और खुद कमिश्नर साहब बैठकर उधर इनॉग्रेशन कर रहे हैं।
और आपको मज़े की बात मैं बताऊँ कि वहाँ पे बच्चों का ग्राउंड तो ख़त्म कर दिया गया और जो एक्चुअल बच्चों का ग्राउंड है भगवती नावानी स्टेज के पास, वहाँ पे आजकल कचरे की गाड़ियों की पार्किंग की जाती पार्किंग है की और जा वहाँ पे रही है, भंगार लगवाया गया भंगार है। लगवाया जा रहा है। कई बार इस विषय पे हमने आवाज़ उठाने की बात कही, पर किसी चीज़ का असर किसी भी अधिकारी के ऊपर नहीं पड़ता। ये विषय हम और अलग से आप उठाएंगे, मिल के अलग यस से यस, उठाएँगे। मैं वही आपको कह रही थी। अ, ये एक मैं जाते-जाते फिर भी कि ये सिर्फ एक गोल मैदान नहीं, आज बीटीसी ग्राउंड जी, पूरा बर्बाद हो चुका बिल्कुल, है। बिल्कुल। गोल मैदान आपको पता है, या जितने भी बच्चे जाएँगे क्या, देखिए शारीरिक ग्रोथ, मानसिक ग्रोथ खेलने से, मिट्टी से। मैं तो लड़की हूँ, लेकिन मैंने इतना खेला है मिट्टी में। आपने मिट्टी, आज हमारे दीदी बच्चों को मिट्टी मिल रही है। प्रशासन और जो हमारे नेता हैं वो चाहते हैं कि आप 600 रुपए वाले टर्फ पे जाके यस, अपना, तो कहीं न कहीं ये ये जो यानी अब ये झोल है जी, कि अगर हम ये गार्डन बंद कर दें, अगर हम प्लेग्राउंड बंद कर दें, तो मेरे को बताइए जो 600 अफोर्ड कर सकते हैं वो तो करेंगे ना। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है पलायन करने का यस लोगों का। यस यस, और 600 जिसके पास होगा भाई वो करेगा। एक आम नागरिक कहाँ जाएगा? हमारी और आपकी बात आम नागरिक की है, जी, और जो उसके फ्री में अधिकार है उस गोल मैदान में, आपने खेल खेल के अपनी बिल्कुल। स्किन जलाई, लेकिन वो जलाना जरूरी था। सो ये बहुत एक अलग ही इशू है। बड़ा विषय है, इस पे अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे और उस बारे में बस एक्ट ये भी मैं ये करेंगे। कहूंगी कि उल्लासनगर महानगर पालिका कोर्ट ऑर्डर प्रूफ है, जी, इलीगैलिटी प्रूफ है। जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है, ये लोगों को आप पत्र लिख लिख के मर जाइए, और ये इतना सफेद झूठ हाईकोर्ट में जाकर बोलते हैं। मतलब वहां क्या चल रहा है, ये मैं आपके इस मंच द्वारा मैं अजीज शेख जी से ये कहना चाहूंगी कि सर प्लीज वो बातें कहिए जो सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसकी जिम्मेदारी है। आप माई बाप हैं एंड यू हैव टू से। और मैं बहुत ही प्रखर होके जहां जितना, बिकॉज आई हैव एविडेंसेस, मैं ये पेड़ों का मुद्दा, क्योंकि ये पेड़ के मुद्दे आने वाली जनरेशन से जी, रिलेटेड है। जी। दी आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आपको मैं पता है ज्यादा कि बोलती हूँ। नहीं, नहीं, वो हम सुनना चाहते हैं आपको और मेरे दर्शक भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनना चाहते हैं और मुझे पता है नहीं, कि जान कोई चलती है ना। जब आप बोलते हो तो आप कोई मुझे बताइए, 50 साल से हम ही नहीं हुए, और 50 साल का पेड़ 50 सेकेंड्स में कटता है काट दिया। कटर से। तो मैं ये भी आपके मन से कहना हूं कि हर नागरिक को वो दर्द होना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हमारी असली पूंजी है, असली ट्रेजर है। बिल्कुल। दी आपदाओं का शहर कहा जाता है उल्लासनगर को। हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि अवसर बनाने के चक्कर में यहाँ पे आपदाएं क्रिएट की जाती हैं? तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो आपको बहुत दिल से इफेक्ट करता है। उल्लासनगर शहर हादसों का शहर है, आपदाओं का शहर है, ड्रामा का शहर है। एक छोटा एग्जाम्पल देखिए, मैं गृहिणी हूँ, मतलब मैं तो बहुत ही मल्टीटास्किंग हूँ, घर और बाहर, लेकिन सफल वही महिला होती है जो घर संभालती है। बिल्कुल। तो गृहिणी तो ऑलरेडी होम मेकर है, और होम कैसे चलता है भैया? पैसों से चलता है। पैसे सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। तो जब एक महिला घर चलाती है, वो पहले ही अपने साल का बजट बनाती है, 6 महीने का बजट बनाती है, महीने का बजट बनाती है, हफ्ते का बजट बनाती है, फिर दिन पर आती है, और उसके बाद आगे का होता है वो आप समझते हैं। अब इसी तरह शहर चलता है। यहाँ के बजट 800 करोड़, अरे भैया, मतलब 1100 करोड़। क्या, मेरे तो जबान लड़खड़ा रही है, मुझे तो करोड़ बोलने को डर लग रहा है। लेकिन ये 800, आपके पास पैसे हैं नहीं, और बजट बनते इतने मतलब इतना बड़ा हवा महल, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा दगा, इतना बड़ा धोखा, पैसे हमारे और हम ही से धोखा। अच्छा, उसके बाद अगर हम प्रश्न पूछ दें तो मिर्ची लग जाती है, हम प्रश्न पूछ दें तो हमारे पे नोटिस आ जाता है। हम लाजमी है ना। अरे भाई, तो मिर्ची तो मैं बोलती हूँ, फिर अकेले हमारे जैसे क्यों मिर्ची नहीं लगाए, मेरे को बताइए, हम क्यों प्रश्न नहीं पूछे? 800 करोड़, 1100 करोड़ क्यों बनाए जाते होंगे इतने बड़े बजट्स? मतलब आगे की इनकी तंत्र प्रणाली या इनकी कार्य प्रणाली क्या है इतने बड़े बजट्स बनाने के लिए? भाई, पॉकेट भरना है, अलॉटमेंट फ्रॉम अपर सोर्सेस। यस। ये बहुत ही, देखिए, इसके लिए भी शायद एक एपिसोड न बनाना पड़े कि ये इतनी बड़ी चेन है नीचे से लेके ऊपर तक, जिसके लिए अभी मेरे पास तो ऐसे एविडेंसेस हैं कि वो ब्लास्ट करना, मतलब एक अपने लिए, अभी मुझे लगता है मैं झोला वोला लेके संन्यास लेके जिस दिन मैं उतरूंगी तभी ये सब हो पाएगा। और आप अलग अलग एपिसोड्स बनाइए, क्योंकि हर एक इस बजट का जब पोस्टमार्टम आप करेंगे ना, तो वो हमारी उल्लासनगर के सिटीजन्स के सामने आना चाहिए, क्योंकि ये उनका पैसा है। किसी नेता
किसी प्रशासन के कोई अधिकार नहीं है कि हमारा 1 रुपया भी हमारे बिना पूछे वो खर्च करें, लेकिन यहाँ तो करोड़ों गप हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। सरिता जी, इतना हैवी सेशन हम लोग का अभी यहाँ पे डिस्कशंस के मामले में चल रहा है। अब एक बड़ी पैनी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि अवैध निर्माण, रोड बनाने में धांधली, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट्स में कई सारी गफलतें, क्राइम रेशियो बढ़ाने में जिन लोगों का हाथ है, कहीं ना कहीं उसकी जो डोर है वो छोटे बड़े नेताओं का उसमें कहीं ना कहीं समावेश आपको दिख ही जाएगा। फिर भी जनता क्यों ऐसे नेताओं को चुनकर लाती है? क्या हमारी जनता और हमारे शहर के ऊपर मनी और मसल पावर बहुत ज़्यादा हावी है? देखिए 75 इयर्स ऑफ फ्रीडम, हम अपने देश का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, क्या हम सच में आजाद हैं? क्यों? मतलब मैं देखिए उल्लासनगर चंदन भाई 88%, ये मैं स्टैटिस्टिक्स पर बोल रही हूँ, गूगल बता रहा है कि उल्लासनगर 88% लिटरेसी रेट है, जिसमें 90% मेल है और करीबन 89% फीमेल्स है। इक्विवेलेंसी यानी चलिए मोटा मोटी मैंने 88 पकड़ा, 88% लिटरेसी। जब हम कहते हैं जो पढ़ा लिखा है वो समझदार है, तो समझदारी कहाँ गई? मतलब टर्म दर टर्म। मुझे एक बात आप बताइए, समझिए आप सरकारी नौकरी पा लिए तो आप 30 साल, 25 साल, 28 साल, 32 साल आप नौकरी करेंगे। क्यों एक नगर सेवक 5 टर्म, 10 टर्म, 15 टर्म, फिर यानी बैग लेके आता है और वो ऐसे बैठता है। अभी मैं नाम ले दूं तो एक नया नोटिस आपको और मुझे आएगा। अब भी वो माजी यानी अभी वो नगर सेवक नहीं है, लेकिन नोटिस तो ऑलवेज वेलकम। मतलब कौन डरता है? आप डरते हो नोटिस से? मैं तो नहीं, लेकिन अभी इनको क्या करूं? ये लोग अभी से डिक्लेयर कर दिया कि मैं नगर सेवक हूं। इसका ये मतलब है दे आर सो कॉन्फिडेंट। ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे वोटर्स की हार है, हमारे में हम कहीं ना कहीं हम चुनाव नहीं कर पा रहे। वो चुनाव हमारे बुरे और अच्छे में। देखिए जिस शहर की सबसे बड़ी धरोहर नदी नाले में वालधुनी नदी, जो वालधुनी नदी जिसमें हम गणेश विसर्जन करते थे, वो बर्बाद होकर नाला हो गई। आप सोचिए कि आप आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं। न पेड़ यहाँ बचा, डंपिंग ग्राउंड का प्रॉब्लम है, न रोड बराबर है, गार्डन्स खा गए, सरकारी जमीनें खा गए, शौचालय की मैं स्पेशलिस्ट बन गई हूँ। जिस नदी की आप बात कर रहे हो, वहाँ उस नदी के पात्र को कम से कम कर दिया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एकदम मूक दर्शक बना हुआ है। हमारे प्रशासन को सारी चीजें पता है, पर सब निरंतर जारी है। पिछले 3 या 4 साल से नदी का जितना नुकसान किया गया है वो इतना 25 साल में भी नहीं हुआ। ये नहीं समझ में आ रहा, वो नदी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बह रही है। सुप्रीम कोर्ट के इतने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स हैं, इनके इतनी फाइन्स लगी हैं। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट गए यानी और बर्बाद, मैं हाई कोर्ट गई और पेड़ कट गए, यानी फिर करें क्या? तो अब क्या करना है? अगर मैं आप इस मंच से, DTI न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से मैं सभी वोटर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या मुंह दिखाओगे आप आने वाली जनरेशन को, कि जब वो आपको पूछेंगे कि हमारे लिए क्या छोड़ के गए? ये बंगले, ये गाड़ी, ये तभी रहेगा ना कि जब हम हवा शुद्ध रहेगी और हम सांस ले पाएंगे। ऑक्सीजन पार्लर्स काम नहीं करेंगे। एक क्रोनोलॉजी अगर आप मुझे समझा सकते हैं तो समझाइए। आपने जैसे कहा कि 88% जो जनता है वो लिटरेट है, और हर मतदान में परसेंटेज जो वोटिंग होता है वो 32, 33%, 27% इतना ही होता है। या तो जनता एजुकेटेड होने के बाद भी अवेयर नहीं है, या तो फिर उन्हें पड़ी नहीं है क्योंकि वो इतनी त्रस्त हो चुकी है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि इन 27 से लेके 32% में 7 to 10% जो वोट्स हैं या वो खरीदे जाते हैं या वो मैनेजेबल हैं। क्या आपको ये खिलवाड़ नहीं लगता कि 7 से 10% मैनेजेबल और खरीदे हुए वोट्स बाकी की 78% जनता के ऊपर राज्य करवा रहे हैं उनके द्वारा, जो बहुत ज्यादा भ्रष्ट है? 100% राइट। आपके एक एक शब्द से मैं सहमत हूँ। टेरेस पे पतरे लगाने हैं, भैया आप कर दो। बिल्डिंग का टैक्स भरना है, भैया आप कर दो। तो ये आप समझिए, जो नेता आपको ये सब दे रहा है, जो भी टाइल लगवा दो, जो भी व्हाटएवर एक्स्ट्रा आपके पर्सनल बिल्डिंग में कर रहा है। आपको मेरे भी बिल्डिंग का पता था कि पर्सनल बिल्डिंग में 10 लाख का फंड पास हो गया। तो अगर वो पैसा वापस कैसे लेंगे? ये एक बिजनेस है। इसीलिए मैं कभी कभी नेताओं को गलत नहीं मानती हूँ, मैं इसमें वोटर्स की गलती मानती हूँ कि अब बस कर भैया, बस कर, बहुत बहुत भीख मांग ली। ये एक सिंपल
सिंपल बिजनेस है, इसके लिए कोई आपको एमबीए होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। कि ये बंदा अगर मेरे लिए एक 10,000 का फ्री काम कर रहा है, 1 लाख का फ्री काम कर रहा है, तुमसे ही नारियल तुड़वा रहा है और नारियल का पैसा भी वो तुमसे वसूलेगा। जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक वोटर का एक सर्टन 3 या 4 या 5,000 रुपए दाम लगाया जाता है तो उसकी जेब से मिनिमम 50,000 रुपए की 5 साल में वसूली हो ही जाती है। यस, यानी कि यही गणित है। यही गणित है। और अगर आप 500 और 1000 को पकड़ेंगे ना 5 साल में, तो 10 रुपए से ज्यादा आप पर डे नहीं, यानी आपका अमूल्य वोट, आपका जमीर 500 और 1000 में बिक गया। और उसकी वजह से आज शहर बलि चढ़ गया। और मैं अभी भी ये कहूंगी कि यही हमारी जन्मभूमि, यही हमारी कर्मभूमि। भागना नहीं है, भागना कभी हमारे राजा महाराजा शिवाजी महाराज भागे नहीं थे, वो लड़े थे। वो लड़े थे। बाबा साहब अंबेडकर भागे नहीं थे, परिस्थितियों को बदल दी उन्होंने। जी। परिस्थिति को बदलिए, और यही आज की मांग है। मैं अब ये मत कहना कि मैं अपना ये कर रही हूँ। जी, पर कहीं कम से कम 50% लोग अगर नए नहीं पहुंचे सदन में, तो उल्लासनगर नॉट दिस टाइम तो नेवर दिस टाइम। जी, पर इसके लिए जनता का जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 88% लिटरेसी, तो इसमें जागरूक मैं वही कह रही हूँ, पहले तो आप पैसा लेना बंद करिए। सेकंड, जो सोए हुए हैं ना, अगर वो जिस दिन चंदन जी, अगर जो सोए हुए हैं, जो छुट्टी मना रहे हैं, कुछ नहीं दो, कुछ नहीं दो, काय नहीं होना रहता, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इट्स पावर ऑफ वन। लोकमान्य तिलक एक थे, बाबा साहब अंबेडकर एक थे, बराबर, और शिवाजी महाराज एक थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा यार मेरे को 4 चाहिए, 10 चाहिए, तो तुम क्यों सोच रहे हो? मैं नहीं सोचती हूँ, नो, मैं नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ सरिता खानचंदानी एक है। आपने सोचा? नहीं सोचा। आपने बोला मैं चंदन एक हूँ एंड आई विल स्टार्ट दिस मिशन। सो विद दिस, हम तो चलो यार फिर भी पिक्चर में आके बहुत कुछ कह रहे हैं। अगर लड़ाई आपको तो सिर्फ चुपचाप करके वोट करके चले जाना है। देखिए, अगर लड़ाई लड़नी है और अपने शहर को बचाना है तो सोच विचार में ऑप्शंस नहीं होते कभी भी। या आप लड़ते हो या आप मरते हो। देखिए, हम क्या खाली भगत सिंह को जाके हम फोटो, भगत सिंह ने त्याग किया। आज टाइम त्याग का है, नाच गाने का नहीं है। तभी मुझे दर्द होता है कि हमारी युवा पीढ़ी सिर्फ नाच गाना कर रही है, नाच गाना। फिर मैं पहुंच जाती हूँ तो मेरे ऊपर भड़क जाते। अरे क्यों भड़क रहे हो? आप भगत सिंह हो ना, तो भगत सिंह नाच गाना नहीं कर रहा था। भगत सिंह को पता था कि मैं वहां ब्लास्ट करने जा रहा हूँ, मुझे पकड़ा जाएगा और बुरे से बुरी सजा मिलेगी, और बुरे से बुरा फांसी पे चढ़ गया। लेकिन तभी वो भगत सिंह है और वो चढ़ा, इससे आज मैं यहाँ हूँ। तो ये परिस्थिति आप जब तक त्याग नहीं करेंगे, सैक्रिफाइस नहीं करेंगे एक्सट्रीम, तब तक शहर नहीं बचे, और शहरी देश है। बिल्कुल, काफी क्रूशल बात है ये। सरिता जी, आप भी महसूस करते होंगे, जैसे हर शहरवासी महसूस कर रहा है, कि पिछले 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने से लेकर अब तक क्राइम रेशो में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। मतलब पहले छोटी सी छुरी वगैरह की बात होती थी, आज तो चॉपर वगैरह बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। और कहीं ना कहीं इन सारे क्राइम्स की जो कड़ी है वो उल्लासनगर में चल रहे अवैध जो बिजनेसेस हैं। अब अवैध बिजनेसेस की परिभाषा मैं बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं बोल सकता। अवैध बिजनेस मतलब अवैध बिजनेस है जिसमें लोग बर्बाद ही होते हैं और खिलाने वाला हमेशा आबाद ही होता है। तो क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस डिपार्टमेंट की? सवालिया निशान तो है कहीं ना कहीं। आपके क्या विचार हैं इस मामले में? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा आपने। ट्रिकी नहीं है ये काफी धैर्य भरा, और अब कैसे सब्र का बांध टूट रहा है। यस, ये जो है जी, कल का मैं आपको चंदन जी, जब मैंने वो जो किसी बंदा का जो मटका शाबिर शेख का जो 15 मैंने गिना है, आप समझते हैं हम इंसान हैं। ये थ्रेट है एक्चुअली सबके लिए। एक इंसान को कैसे हिम्मत हुई दूसरे व्यक्ति पर 15 वार? मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और इस तरह आए दिन इन 3-4 महीनों में तो रेट्स, मतलब वो आपने जो कहा ना, सच में कभी छोटा से बहुत बड़ा, और ये जो कल का है वो एक्सट्रीम। पुलिस देखिए, मैंने बहुत करीब से पुलिस को जाना है, मैंने बहुत पुलिस के साथ काम किया है, मैंने बहुत पुलिस पे प्रश्न भी खड़े किए हैं। पुलिस के पास थोड़ी मजबूरियां हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है जिस दिन ये पुलिस है ना नेताओं के क्लचेस से छूट जाए ना, उस दिन असली पुलिसगिरी होगी और उस दिन असली न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं पुलिस दबी हुई है, पॉलिटिकल प्रेशर में है। उम्मीद यही करती हूँ कि अब जो स्थिति चल रही है
क्योंकि डीसीपी से लेकर लोवेस्ट सीनियर पीआई से लेके जो एक कांस्टेबल रैंक तक है, उनमें कहीं ना कहीं अलर्टनेस में कहीं कमी है। मुझे ये पता है कि उनमें काबिलियत बहुत है, बहुत दे आर वेरी, पर कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं भोग रही हूँ, जी और वो है पॉलिटिकल प्रेशर। सरिता जी, पर इस विषय पर भी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं एक जो पुलिस मैन है वो भी एक फैमिली लिया हुआ बंदा ही है। यस यस तो यस कहीं ना कहीं थ्रेट से या कहीं ना कहीं एक वो उनका उत्तरदायित्व अपने फैमिली की तरफ भी बनता है। यस कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप काम तो कर रहे हो पर अपना मन मार के काम कर रहे हो। तो यहाँ भी जनता का अलर्टनेस और उनका एक सपोर्ट सिस्टम जो है कि क्राइम अगर हो रहा है उसे उजागर करो, सिर्फ पुलिस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल जनता को नहीं भी है। उतना रोल अपना प्ले Play करना करना, पड़ेगा, ये yes, मेरा मानना yes, you're absolutely right. है। ठीक। इसीलिए जागरूक नागरिक बनना बहुत जरूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सरिता जी, बहुत ज़्यादा हेवी डिस्कशन हो गई। अब मैं थोड़ा-सा ना सरकास्टिकली आपसे एक प्रश्न पूछूँगा जो मुझे बहुत डर लगता है आपके प्रश्नों से। नहीं, मेरे प्रश्न बिल्कुल सादे और सिंपल हैं, बस कैसा है कि एक डेप्थ ओ में मेंटेन करके बराबर, चलता हूँ। सब समझ रहे हैं कि आपके प्रश्न कैसे हैं और उसमें कितनी गहराई है। एक एपिसोड आपके साथ में अभी हुआ था, तो कुछ संस्थाओं से मेरी बात चल रही है कि एक प्रोग्राम आपके सम्मान में रखा जाए और आपको एक अनब्रेकेबल चश्मा और एक अनब्रेकेबल मोबाइल दिया जाए। तो आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, मैं आप लोगों से नहीं लूंगी। जिसने मेरा चश्मा तोड़ा, जिसने मेरा मोबाइल तोड़ा, उन्हें ये देना ही होगा। अब ये अगर आप जिद पर है तो मैं भी जिद पर हूँ। भैया प्लीज मेरा मोबाइल, मेरा चश्मा मुझे लौटा दीजिए। अब तो मुझे बेल भी मिल गई है, ऑफिशियली मैं मुक्त हो गई हूँ। प्लीज मैं थैंक यू लिखूंगी, मैं सच में आपको थैंक यू लिखूंगी, लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो मेरी ये गांधीगिरी चलती रहेगी। चलिए, बढ़िया है। ये एक अच्छे नोट और गानीगिरी से हम लोग जो ये अपना एपिसोड था जिसमें बहुत सारे लेयर्स हम लोगों ने देखे। हम लोगों ने सरिता जी की पर्सनालिटी से लेके पर्यावरण की चिंता और नेताओं का रोल, प्रशासन का रोल, कई सारी चीज़ें, क्राइम रेशियो, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जनता का उत्तरदायित्व, हमने काफ़ी चीज़ें काफ़ी इंटरेक्टिव वे में सरिता खानचंदानी जी के साथ में बैठकर शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाई। तो दोस्तों, उम्मीद रहेगी कि ये इंटरेक्टिव सेशन जो है सरिता जी के साथ में, जो कि बहुत ज़्यादा प्रखर और मुखर वक्ता है, तो आपको ये सब जानकर मज़ा भी आया होगा। और एक जो तंज हमने किया यहाँ पे जनता के उत्तरदायित्व का, शायद आप आज के बाद अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अच्छे नेताओं को चुनकर सदन में भेजेंगे, ताकि हमारा जो उल्लासनगर गर्त में पड़ा है उसे अपनी खोई शोभा वापस मिलने का एक मौका मिल जाए। दोस्तों, DTI न्यूज़ की तरफ से एक लास्ट है आप। हाँ, जी, बिल्कुल। चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। सिर्फ बदलाव ही ऐसी चीज है जो हमेशा रहेगा, तो बदलिए और देखिए क्या बुरा है और क्या भला है। कम से कम ये बेचारे बहुत ज्यादा दिनों तक टेन्योर से काम कर रहे हैं, तो नए लोगों को आने दीजिए। आपको क्या लगता है? एब्सोल्युटली। उनको थोड़ा देखिए, अब ये तो रिटायरमेंट लेंगे हमें- नहीं तो हम कर देते हैं। नहीं, रिटायरमेंट तो वो अभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि बाल काले करके भी अपनी उम्र छुपा के यहाँ पे आ जाते हैं, यस, तो हम उनके सो वक्तव्य को भी जस्ट सम्मान देंगे। बदलिए, ये बदलाव बहुत और जरूरी है। वैसे भी शहर को अगर आगे लेकर जाना है तो मानसिकता की जो रिजिडिटी और स्टैग्नेंसी है उसको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। एक मैसेज मैं भी देना चाहूँगा, क्योंकि सरिता जी ने बहुत ज़्यादा एनर्जाइज कर दिया माहौल को। तो जितने भी पुराने नेता हैं जो काफ़ी समय से जनता की सेवा कर रहे हैं या सो कॉल्ड सेवा कर रहे हैं, तो उनसे यही निवेदन है कि सर, मैडम भी है उसमें, मैडम भी हैं उसमें, आप प्लीज़ अब नए लोगों को मौका हम दीजिए। जाइए। आपके एक्सपीरियंस की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस, तो आप जगह अगर खाली करेंगे तो नए लोगों को मौका मिलेगा और Yes. हमारे उल्लासनगर को एक नई दशा और दिशा भी मिलेगी। मिलेगी। यस, थैंक यू सो मच। दोस्तों, DTI न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सरिता जी जैसे एक एक्टिविस्ट और अच्छे सिटीजन्स को उनकी जो मानसिकता है और उनका जो पावर है वर्ड्स का, आपके सामने निरंतर पेश करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।